हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय लॉ चैनल। आप देख रहे हो लॉ विद रिया और मैं हूं रिया शर्मा। तो आज हम भारत सरकार अधिनियम 1858 पढ़ेंगे, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये कब आया, क्यों आया, किस वजह से आया, इसके अंदर क्या क्या प्रावधान यानी कि क्या क्या प्रोविजन इस अधिनियम के अंतर्गत थे, भारत सरकार में क्या परिवर्तन आया इस अधिनियम की वजह से, और अंत में इसका मूल्यांकन देखेंगे। लाइक ये जो अधिनियम था ये भारत के लिए कितना प्रभावशाली रहा, इसकी क्या कमियां थी, क्या आलोचना थी, सारी चीजें आज हम देखेंगे। ठीक है। इसके सिवा इस अधिनियम के अंतर्गत साम्राज्य द्वारा घोषणा, यानी कि जो वहां की क्वीन थी, जो महारानी थी, उनके द्वारा एक घोषणा की गई थी जिसे क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 के नाम से भी जाना जाता है। तो वो क्या घोषणा उन्होंने की थी, इस एक्ट के अंदर क्या है, तो सब कुछ देखेंगे। बहुत ही ज्यादा डिटेल से, बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखेंगे, तो बस एंड तक जुड़े हुए रहना। अब भारत सरकार अधिनियम 1858 क्यों आया, इसके आने के पीछे क्या कारण थे, तो बेसिकली सन 1857 में कंपनी के सामने एक बड़ी समस्या आई। क्या समस्या थी? ये थी कि भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह यानी कि क्रांति शुरू कर दी। अब जिन्होंने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी है उन्हें पता होगा कि सन 1857 में क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था, जिसमें मंगल पांडे थे, तांतिया टोपे थे, महारानी लक्ष्मीबाई थी, बहादुर शाह जफर थे। ठीक है। तो इन लोगों ने मिलके क्रांति विद्रोह में सहारा लगाया और विद्रोह शुरू हुआ। अब ये जो लड़ाई हुई ये किस वजह से हुई, क्या कारण थे इसके पीछे? सबसे पहला तो ये कि जो भारतीय सैनिक थे उनके साथ बहुत बुरा भेदभाव करते थे, मार पिटाई करते थे, बदतमीजी से बात करते थे, और हमें काला काला बोल के चिढ़ाया जाता था। ठीक है। इसके सिवा लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, इसमें क्या था कि उत्तराधिकारी ना होने पर, यानी कि मान लो मैं एक इंसान हूं, मेरा कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में मेरी चाहे 10 लाख की प्रॉपर्टी या 20 लाख की प्रॉपर्टी है, जो भी है, तो मेरी जो संपत्ति होगी उसे ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया जाएगा। यानी कि मेरा मेरा अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो मेरी जो प्रॉपर्टी होगी वो अंग्रेजों की हो जाएगी। इसके सिवा एक एनफील्ड राइफल भारतीय सैनिकों को दी गई थी। अब इसमें क्या था कि कारतूस, इसका जो कारतूस था उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी, जो देश के दोनों प्रमुख धर्मों में वर्जित है। यानी कि गाय और सुअर, हमारे यहाँ तो जो हिंदू धर्म होता है उसमें सब कुछ वर्जित है, किसी भी प्रकार का मांस जो है वो वर्जित है। उसके सिवा जो हमारे मुस्लिम भाई थे उनके लिए सुअर सुअर की चर्बी जो थी वो वर्जित थी। तो देश में उस टाइम पे हिंदू और मुसलमान ये दो प्रमुख धर्म थे, और दोनों के लिए गाय और सुअर एक तरह से वर्जित है, एक तरह से हराम है। तो अंग्रेजों ने एक ऐसी एनफील्ड राइफल थी जिसमें सुअर की और गाय की चर्बी है। तो ऐसी कंडीशन में जो हिंदू और मुस्लिम दोनों थे वो भड़क गए। ठीक है। इसके सिवा जैसे आपको पता है कि जो मुस्लिम होते हैं वो दाढ़ी रखते हैं, उनके लिए कंपलसरी होता है एक तरह से। तो जो अंग्रेज थे वो बियर्ड यानी कि दाढ़ी भी नहीं रखने देते थे और तिलक भी नहीं लगाने देते थे। इसके सिवा ईसाई धर्म के प्रचार ने संदेह और असंतोष को जन्म दिया। यानी कि जो अंग्रेज थे वो तो ईसाई थे, क्रिश्चियन थे। ठीक है। तो उस टाइम पे ईसाई धर्म का प्रचार बहुत ज्यादा हो रहा था। वो जो मतलब ईसाई थे वो हिंदू मुसलमान सबको मिला करके कन्वर्ट करते थे, यानी कि ईसाई धर्म में आने के लिए फोर्स करते थे। तो भारतीयों को इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा था। इसके सिवा सती प्रथा को खत्म कर दिया गया, यानी कि सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया, और विधवा पुनर्विवाह, यानी कि जो विधवाएं हैं वो अब दोबारा शादी कर सकती हैं। तो ये जो सुधार थे इनकी वजह से जो मतलब लोग थे भारत के, उन्हें लगा कि ये जो अंग्रेज हैं ये उनकी प्रथाओं पर हमला कर रहे हैं। उन्हें लगा कि इन्होंने सती प्रथा भी खत्म कर दी, विधवा पुनर्विवाह भी हो रहे हैं, तो वो गुस्सा हो गए कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता नहीं है, ये नई नई चीजें ला रहे हैं। इसके सिवा जो भारतीय थे उन्हें समुंदर पार जाना पड़ता था, और जो हिंदू धर्म है उसमें उस टाइम पे समुंदर पार जाना वर्जित माना जाता था। यानी कि जैसे यहाँ पे इंग्लैंड है, यहाँ पे भारत है, तो आना जाना समुंदर से होता था। तो हिंदू धर्म में समुंदर पार जाना वर्जित माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि अगर आप समुंदर पार चले गए तो आपका धर्म भ्रष्ट हो गया है। तो इतने सारे कारणों की वजह से जो भारतीय थे उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने आंदोलन कर दिया। ठीक है। अब इतने सारे कारणों की वजह से भारतीय जो थे वो भारत में कंपनी के शासन को समाप्त करना चाहते थे। यानी कि वो चाहते थे कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना यहाँ से भाग जाए। ठीक है। उधर इंग्लैंड की जो सांसद थी, वहां की जो पार्लियामेंट थी, वो भी कंपनी के शासन से खुश नहीं थी। उसे भी पता चल रहा था कि 1857 में ये जो क्रांति हुई है ये ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से हुई है। तो इंग्लैंड की जो सांसद थी उसने कमान अपने हाथ में लेने का सोचा। उसने सोचा कि भारत को अब हम हैंडल करेंगे, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम का कीड़ा है इसे खत्म कर दिया जाए। ठीक है। तो इसके पश्चात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने हाउस ऑफ कॉमन में एक यादगार भाषण दिया, और कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म करने के लिए एक विधेयक यानी कि एक बिल पास किया। उन्होंने कहा कि भारत में कंपनी का शासन दोषपूर्ण है और इसे हटा देना चाहिए। ठीक है। तो ये हुआ था।
मुख्य रूप से 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सांसद भी ये बात जान गई थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत का जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, भारत को हैंडल नहीं कर पा रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो इसी चीज को देखते हुए वर्ष 1858 में उन्होंने भारत सरकार अधिनियम लाया, ठीक है। इसी वजह से आपका सरकार अधिनियम 1858 लाया गया था। अब आपको समझ में आया कि ये भारत सरकार अधिनियम 1858 क्यों आया। ये इस वजह से आया कि 1857 में जो क्रांति हुई थी, तो ब्रिटिश जो थे, जो अंग्रेज थे, जो इंग्लैंड वाले क्राउन थे, राजा जो थे, रानी जो थी, वो इस चीज़ को समझ चुके थे कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये बेकार है, ये संभाल नहीं पा रही है भारत को, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया, और इससे जो हटाया गया वो भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंदर हटाया गया। तो इसलिए आपका ये भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया गया था। अब देख लेते हैं प्रावधान, यानी कि ये जो 1858 का अधिनियम था, इसके क्या क्या प्रावधान थे, यानी कि इसके अंदर क्या क्या मोटी मोटी बातें थी वो देख लेते हैं। तो बेसिकली भारत सरकार अधिनियम 1858 के बनते ही भारतीय इतिहास का एक युग खत्म हुआ और दूसरा युग शुरू हुआ, जिससे भारत का जो प्रशासन है वो डायरेक्ट सम्राट के हाथों में आ गया। सम्राट यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सम्राट था उसके हाथ में भारत का शासन आ गया डायरेक्टली, ठीक है। अब इसके प्रावधान देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारतीय शासन इंग्लैंड के सम्राट के द्वारा देखा जाएगा, यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी नहीं होती भारत के ऊपर राज करने वाली। अब जो इंग्लैंड के सम्राट हैं वो भारत को देखेंगे, पहला प्रावधान ये था। दूसरा, हमने पिट्स इंडिया एक्ट में जाना था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नाम की दो चीज थी। अब ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये प्रशासनिक और राजनीतिक मामले देखती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेशन से और पॉलिटिक्स से संबंधित मामले थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखती थी, ठीक है। और जो कमर्शियल मामले थे, यानी कि पैसों से संबंधित, व्यापार से संबंधित जो मामले थे, उन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखती थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इन दोनों को समाप्त कर दिया गया और इनकी जगह पे राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। अब ये राज्य सचिव क्या है आगे समझेंगे, ठीक है। और राज्य सचिव की नियुक्ति की गई और राज्य सचिव की हेल्प के लिए 15 मेंबर वाली एक भारतीय काउंसिल यानी कि परिषद भी दी गई, यानी कि एक आपका राज्य सचिव है और इसकी हेल्प करने के लिए कुछ लोग होने चाहिए, तो इसकी हेल्प करने के लिए 15 मेंबर वाली एक टीम समझ लो, एक ग्रुप समझ लो, एक टीम इसको राज्य सचिव को दी गई, ठीक है। तीसरा काम इन्होंने किया कि गवर्नर जनरल की जगह पे वायसराय की नियुक्ति कर दी, यानी कि सबसे पहले तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया, दूसरे में इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इन दोनों को खत्म कर दिया और इनकी जगह पे राज्य सचिव की नियुक्ति कर दी और उसकी हेल्प के लिए एक भारत परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल बनाई जिसमें 15 मेंबर थे। तीसरा काम इन्होंने करा कि गवर्नर जनरल को खत्म करके उसकी जगह वायसराय की नियुक्ति कर दी, यानी कि अब भारत में गवर्नर जनरल और काउंसिल जैसी कोई भी पोस्ट नहीं होगी, अब भारत में वायसराय होंगे, ठीक है। अब चौथी बात जानते हैं राज्य सचिव की भूमिका, यानी कि इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को खत्म करके जिस राज्य सचिव को बनाया था उसकी क्या भूमिका थी। बेसिकली राज्य सचिव इसको भारत के प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण और अधिकार दिया गया था, यानी कि ये जो राज्य सचिव था बच्चों ये इंग्लैंड में रहता था, ये एक बहुत ही बेकार बात थी कि इसे काम दिया गया भारत को संभालने का और ये रहता था इंग्लैंड में। तो अब ये इंग्लैंड में है और यहाँ पे भारत है, तो इसे थोड़ी ना पता होगी कि भारत में ये क्या क्या प्रॉब्लम है या भारत के लोगों को क्या परेशानी है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो राज्य सचिव था, राज्य सचिव को भारत के प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण और अधिकार दिया गया था, परंतु ये इंग्लैंड में रहते थे और इसकी जगह पे, यानी कि ये तो इंग्लैंड में है लेकिन इसकी जगह पे जो वायसराय था वो भारत का काम संभालता था, यानी कि ये तो इंग्लैंड में है लेकिन इसने भारत में एक वायसराय को छोड़ रखा था जो भारत का शासन संभालता था, यानी कि जो गवर्नर जनरल था उसकी जगह जो वायसराय बनाया गया था वो ही सारा भारत को मतलब एक तरह से आप कह सकते हो संभालता था, क्योंकि राज्य सचिव तो इंग्लैंड रहता था, अब भारत को कौन संभाले, ठीक है। तो जो वायसराय था वो संभालता था राज्य सचिव की जगह पे। क्लियर? अगर क्लियर है तो कमेंट करके बताओ। फिर इन्होंने एक काम किया कि भारत परिषद की स्थापना। अब भारत परिषद देख लो, मैंने बिल्कुल अभी अभी पीछे बताया था, ये देखो मैंने बिल्कुल अभी पीछे बताया था कि इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को खत्म करके राज्य सचिव की नियुक्ति की और इस राज्य सचिव की हेल्प के लिए 15 सदस्यों वाली एक टीम बताई। कौन सी टीम बनाई? 15 सदस्य वाली, जिसे भारत परिषद या फिर इंडियन काउंसिल कहा जाता था, ठीक है। तो भारत परिषद की स्थापना, राज्य सचिव की सहायता यानी कि हेल्प करने के लिए 15 सदस्य वाली यानी कि 15 लोगों की एक टीम बनाई जिसे भारतीय परिषद कहा जाता था, ठीक है। अब परिषद के कुछ सदस्य, कुछ क्या, परिषद के जो सदस्य थे वो ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियुक्त
नियुक्त किए जाते थे, यानी कि जो ब्रिटिश के राजा हैं, जो भी वहाँ के सांसद हैं, वो ही लोग इस परिषद के सदस्यों को स्थापित करती थी या फिर नियुक्त करती थी। तो ये बेसिकली अंग्रेज होते थे, भारतीय नहीं होते थे। तो भारतीयों की जो प्रॉब्लम थी वो भी इन लोगों को समझ में नहीं आती थी। अब इस प्रकार भारत सरकार अधिनियम 1858 लागू होने से संबंधित भारत के नागरिकों के दिमाग में बहुत सारे संशय थे, यानी कि ये तो इनके प्रावधान थे, लेकिन अब भारत के जो लोग थे उन्हें बहुत डाउट था। वो सोचते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसे हटा दिया गया है, लेकिन उसकी जगह पे ब्रिटिश क्राउन, यानी कि जो ब्रिटिश की सांसद है या पार्लियामेंट है या जो वहाँ के क्राउन है, उनका शासन भारत पे होगा। ठीक है, तो कुछ व्यक्तियों को कहना था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जा रही है, कुछ कह रहे थे कि सम्राट का शासन आ रहा है। ठीक है, कोई राजा जो था वो ये सोच रहा था कि मैंने जो समझौता ईस्ट इंडिया कंपनी से किया था क्या वो रहेगा या नहीं रहेगा। मान लो लास्ट महीने किसी राजा ने, यानी कि जो प्रोविंशियल स्टेट का या फिर कहीं का भी राजा है, उसने मान लो ईस्ट इंडिया कंपनी से समझौता किया था 1,000 रुपये के माल को देने का। ठीक है, तो अब वो तो सोचेगा ना कि अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी जा रही है तो मेरे पैसे कौन देगा, मेरे से माल कौन लेगा। ठीक है, इस तरह के तो जो लोग थे वो सोच रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जा रही है और सम्राट का शासन आ रहा है। कोई राजा जो थे वो ये सोच रहे थे कि मैंने जो समझौता ईस्ट इंडिया कंपनी से करा था वो समझौता रहेगा या चला जाएगा। और जो सैनिक थे कंपनी में, जो सैनिक थे वो सोच रहे थे कि अब तक तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते थे, अब हम कहाँ नौकरी करेंगे, अब हम किसके सैनिक बनेंगे। ठीक है, तो लोगों के दिमाग में ये डाउट थे। अतः लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इस अधिनियम को लागू करने से पहले 1858 में इलाहाबाद में एक दरबार सजाया गया, यानी कि इन्होंने एक अनाउंसमेंट करा कि हम आपको कुछ बताएंगे, आप लोगों को आना है। एक दरबार सजाया गया। ठीक है, दरबार जो था वो महारानी के आदेश पर सजाया गया था, यानी कि महारानी जो थी उन्होंने लॉर्ड कैनिंग को बोला कि बेटा जी आप जाओ, एक दरबार समझाओ, दरबार लगाओ और लोगों को समझाओ कि ये जो भारत सरकार अधिनियम हम लाए हैं इसमें क्या होगा, और ईस्ट इंडिया कंपनी जाएगी तो कौन आएगा, किस तरह सब कुछ होगा। ठीक है, तो इसमें लॉर्ड कैनिंग ने एक भाषण दिया, यानी कि रानी तो आई नहीं थी, अब रानी थी इंग्लैंड, तो रानी की जगह पे लॉर्ड कैनिंग ने भाषण दिया और लोगों को सब कुछ समझाया। इसी को बोलते हैं क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858। ठीक है, तो क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 इसी को कहा जाता है, जिसमें लॉर्ड कैनिंग ने भारत के नागरिकों को समझाया था कि ब्रिटिश काउंट ने भारत को अपनी छत्रछाया में ले लिया, यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी जा चुकी है, तो जो ब्रिटिश क्राउन है वो भारत पर राज करेगा। तो इनडायरेक्टली इन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश क्राउन है उसने भारत को अपनी छत्रछाया में ले लिया है। अब पढ़ते हैं कि ये जो 1858 में घोषणा की गई थी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये जो दरबार सजा के इन्होंने जो घोषणा की थी इलाहाबाद में 1858 में इन्होंने जो घोषणा की थी, उस घोषणा के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग ने क्या क्या कहा, यानी कि महारानी ने क्या क्या बोला लॉर्ड कैनिंग से कहने को। तो सबसे पहले महारानी की तरफ से ये आदेश था कि हम भारतीय शासकों के सम्मान की रक्षा करेंगे और उनके मान मर्यादा पर आंच नहीं आने देंगे। दूसरा उन्होंने बोला कि हम, यानी कि इंग्लैंड की जो सरकार है, वो भारत के उन क्षेत्रों के प्रशासन को अपने हाथ में लेने का लेगी जो अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थे। यानी कि उन्होंने बोला कि अगर मान लो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ये 4 जगह थी, तो जो इंग्लैंड की सरकार है वो इन 4 जगह को ही अपने हाथों में लेगी। ठीक है, फिर इन्होंने बोला कि हम अपनी भारतीय क्षेत्र में रहने वाली प्रजा से मांग करते हैं कि वो हमारे उत्तराधिकारी हो या फिर मतलब जो भी हमारे लोग हैं उनके प्रति वफादार रहे। ये क्या है, ये सारा जो है ये घोषणा पत्र है, यानी कि महारानी ने जो चीज़ें लिख के भेजी, जो चीज़ें महारानी ने, जो बातें महारानी ने कही, उन्हें लॉर्ड कैनिंग ने जो सुनाया था, ये वो बातें हैं। ठीक है, अगला महारानी ने बोला कि हम विस्काउंट कैनिंग, कैनिंग का पूरा नाम, लॉर्ड कैनिंग का पूरा नाम है विस्काउंट कैनिंग, डिस्काउंट विस्काउंट इस तरह याद रख लेना। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि हम विस्काउंट कैनिंग को अपना प्रथम वायसराय नियुक्त करते हैं और हम अपने वर्तमान क्षेत्र के विस्तार की लालसा नहीं रखते। ये इंपॉर्टेंट है, इसे सुनो। महारानी जो थी उनकी तरफ से घोषणा पत्र में आदेश आया था कि हम अपने वर्तमान क्षेत्र, यानी कि जो हमारा अभी का ये जो क्षेत्र है, हम इसके विस्तार की लालसा नहीं रखते। हम अपने क्षेत्र पर आक्रमण करने की परमिशन भी नहीं देंगे और दूसरों के क्षेत्र पर भी आक्रमण नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पे महारानी ने इनडायरेक्टली बोल दिया कि जो हमारा क्षेत्र है, जो हमारा एरिया है, हम इसे नहीं बढ़ाएंगे। यानी कि अगर हमारा एरिया इतना है तो हम इतने में ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि हम ये भी हड़प लेंगे, ये भी हड़प लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि हम अपने वर्तमान क्षेत्र, यानी कि जो हमारा प्रेजेंट क्षेत्र है,
इसके विस्तार की लालसा नहीं रखते। लेकिन हम ये भी नहीं बोल रहे कि कोई आके हमारे ऊपर अटैक कर दे, ठीक है। ना तो हम दूसरों के ऊपर अटैक करेंगे और ना ही किसी को अपने ऊपर करने देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार महारानी ने अपनी विस्तारवादी नीति को त्यागने की घोषणा कर दी, यानी कि इनडायरेक्टली उन्होंने बोल दिया कि हम विस्तार नहीं करेंगे अपनी प्रॉपर्टी का, जितनी हमारे पास है उसकी हम रक्षा करेंगे और लेकिन हम दूसरों की नहीं हड़पेंगे, ठीक है। और जो घोषणा थी उसमें यह भी कहा गया कि हम प्रजा पर अपने धार्मिक विचार थोपने का प्रयास नहीं करेंगे, यानी कि जो प्रजा है वो जो चाहे उस धर्म का पालन कर सकती है, हम उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। प्रजा जो चाहे उस धर्म को माने, चाहे हिंदू को मानो, चाहे मुस्लिम धर्म को मानो, चाहे सिख को मानो, ईसाई को मानो, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। और ईस्ट इंडिया के कंपनी के जो सैनिक थे वो अब सम्राट के सैनिक होंगे, यानी कि ये जो पीछे सैनिक सोच रहे थे ना कि अब महारानी चली जाएगी तो हमारा क्या हो, सॉरी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी चली जाएगी तो हमारा क्या होगा, ठीक है। तो इसमें इन्होंने यही बोला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक थे वो अब सम्राट के सैनिक होंगे, ठीक है। इन्होंने ये भी बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के करी गई संधियां, यानी कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रीटी करी हैं, जो भी संधि या फिर जो भी समझौते करे हैं, उन सबको भी क्राउन संभालेगा। यानी कि अगर पिछले महीने किसी राजा की और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में समझौता हुआ था 1,000 रुपये का, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है राजा को 1,000 रुपये देगी, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई, लेकिन उसकी जगह पे क्राउन जो है वो सारे समझौतों को संभालेगा, यानी कि अब क्राउन 1,000 रुपये देगा, ठीक है। तो ये थे इनके कुछ प्रावधान और क्वींस प्रोक्लेमेशन, यानी कि जो रानी ने घोषणा पत्र दिया था उसमें क्या क्या घोषणा थी वो सब हमने जान लिया। अब देखते हैं भारत सरकार में परिवर्तन, यानी कि ये जो भारत सरकार अधिनियम 1858 आया, इसकी वजह से क्या परिवर्तन आया। सबसे पहले परिवर्तन तो यह है कि गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। दूसरा ये कि जो कंपनी की सैन्य और नौसैनिक सेना थी, यानी कि कुल मिला के कंपनी की जो सेना थी उसे ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। जिन सेवा शर्तों के अंतर्गत वे कंपनी के अधीन कार्य करते थे वहीं यहाँ भी रहेंगी। यानी कि मान लो कोई सैनिक है और वो ईस्ट इंडिया कंपनी में 10,000 रुपये पे काम करता था, तो ब्रिटिश क्राउन के आने के बाद भी सेवा की जो शर्तें हैं, यानी कि जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज हैं, जो भी चीज़ें वो वही की वही रहेंगी। ऐसा नहीं है कि वो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अगला ये था कि कंपनी के द्वारा की गई जितनी भी संधियां थी वो क्राउन के लिए बाध्यकारी रहेंगी। यानी कि अगर कंपनी ने किसी से संधि या समझौता किया था 10,000 रुपये देने का, तो वो जो 10,000 रुपये हैं वो क्राउन देगा। क्यों? क्योंकि क्राउन के लिए ये चीज़ बाध्यकारी है। और कंपनी द्वारा किए गए जितने भी अनुबंध हैं, जितनी भी देनदारी है, प्रतिबद्धताएं हैं, वो राज्य सचिव परिषद द्वारा संभाले जाएंगे। यानी कि पैसे मान लो अगर किसी को देना है तो देगा तो ब्रिटिश क्राउन ही, लेकिन उस चीज को संभालेगा कौन? उस चीज को राज्य सचिव संभालेगा, ठीक है। और इसमें एक मेन बात ये भी थी कि राज्य सचिव परिषद के खिलाफ केस भी कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि राज्य सचिव अपनी मर्जी चलाएगा इंग्लैंड में बैठ के, उसके खिलाफ केस भी किया जा सकता था। अब देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858 का मूल्यांकन, ये कैसा रहा कैसा नहीं रहा, ठीक है। तो बेसिकली भारत के विधिक और संवैधानिक विकास की दृष्टि से 1858 का ये जो अधिनियम आया था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे भगा दिया गया था और उसकी जगह ब्रिटिश क्राउन, यानी कि जो वहाँ की पार्लियामेंट थी या वहाँ की जो सरकार थी वो हमारे ऊपर अब शासन करने लगी थी। तो ये जो था ये एक तरह से इम्पोर्टेंट था। दूसरा, इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी का शासन हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और भारत पर क्राउन यानी कि जो सम्राट था उसकी सत्ता स्थापित हुई, ठीक है। इसके द्वारा एक राज्य सचिव पद की स्थापना भी की गई, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और क्राउन की तरफ से भारत में ये शासन करती थी और क्राउन के लिए जवाबदेह थी। यानी कि जो राज्य सचिव था ये भारत में राज करता, मतलब एक तरह से शासन संभालता था क्राउन की तरफ से, और ये क्राउन के लिए जवाबदेह भी था। यानी कि ये जो भी करेगा क्राउन को जवाब देगा कि मैंने ऐसा किया या ऐसा नहीं किया। और ब्रिटेन में रहकर ही, यानी कि जो राज्य सचिव था ये ब्रिटेन में रहकर ही वायसराय की सहायता से शासन करता था। यानी कि जो वायसराय था ये भारत में रहता था, लेकिन ये जो राज्य सचिव था ये इंग्लैंड रहता था, ब्रिटेन रहता था। और ये जो राज्य सचिव था ये वायसराय की हेल्प से शासन करता था। क्यों? क्योंकि ये खुद तो इंग्लैंड में ब्रिटेन में है, तो ये खुद तो कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। अब एक और बात कि अधिनियम का सर्वाधिक इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण पक्ष ये था कि इसके द्वारा भारतीय शासन पर इंग्लैंड यानी कि क्राउन जो थे वहाँ का वो शासन करने लगे और ईस्ट इंडिया कंपनी हटा दी, ठीक है। लेकिन इंग्लैंड की संसद के सदस्य भारत की स्थानीय समस्याओं से अनभिज्ञ थे। यानी कि जो इंग्लैंड की संसद पार्लियामेंट के जो सदस्य थे उन्हें ये नहीं पता होता था कि भारतीयों की प्रॉब्लम क्या क्या है। अब प्रॉब्लम पता हो तो वो कुछ करेंगे, उन्हें ये नहीं पता कि भारतीयों की प्रॉब्लम क्या क्या है, ठीक है। और अधिनियम की व्यवस्था ये थी कि अधिनियम के अनुसार भारत का जो भारतीय सचिव जो है, सॉरी, राज्य सचिव जो है
जो राज्य सचिव है वो भारतीय प्रशासन की रिपोर्ट जो है वो इंग्लैंड की संसद में प्रस्तुत करेगा। लाइक भारत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सारी रिपोर्ट जो है इंग्लैंड की संसद में प्रस्तुत करेगा। लेकिन जब ये रिपोर्ट इंग्लैंड की संसद में पेश करता था तो रिपोर्ट यूं ही पड़ी रहती थी, उस पर कोई ध्यान नहीं देता था, क्योंकि इंग्लैंड की संसद के पास और भी काम होते होंगे। तो जो भारत की रिपोर्ट थी उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। इसके सिवा जो राज्य सचिव था, गलती से भारत हो गया, यहाँ आएगा राज्य सचिव। जो राज्य सचिव था वो इंग्लैंड में रहता था। अब इंग्लैंड में रह रहा है तो उसे क्या पता कि भारतीय लोगों की क्या फीलिंग्स है, यहाँ पे भारतीयों के साथ क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। इस वजह से ये फेल रहा। इसके सिवा भारत सरकार अधिनियम 1858 का जो उद्देश्य था वो भारत में उचित प्रशासन स्थापित करना था, लेकिन संसद के जो विशेष ध्यान के अभाव के कारण, यानी कि जो संसद ध्यान नहीं देती थी हमारे ऊपर, उसकी वजह से हमारे लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट हुई। हमारा कुछ सॉल्यूशन नहीं हुआ, हमारे लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट हुई। और जो भारत परिषद थी, यानी कि जो 15 मेंबर थे राज्य सचिव की हेल्प के लिए, उसे भारत परिषद बोला जाता था, ठीक है। तो ये जो भारत परिषद थी जो राज्य सचिव की हेल्प करने के लिए बनाई गई थी, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अब ये भारतीय सदस्य होता तो भारत की बात को रखता कि भारत में ये परेशानी है वो परेशानी है, लेकिन कोई भारत का सदस्य ही नहीं था। अब भारत का सदस्य नहीं था तो उसे क्या पता भारत में क्या परेशानी है क्या परेशानी नहीं है, ठीक है। तो एक तरह से ये जो भारत सरकार अधिनियम 1858 था, ये हमारे लिए अच्छा भी था और हमारे लिए बुरा भी था। बुरा ये था कि जो इसमें अंग्रेज थे सारे के सारे, उन्हें भारत के बारे में कोई खास नॉलेज नहीं थी और कोई खास चेंजेस भी आ नहीं रहे थे, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट अगर ये पेश करते थे तो वो तो पड़ी रहती थी कई कई महीनों तक, उसे कोई उठा के दिखता भी नहीं था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको समझ में आया हो तो बस कमेंट कर देना। ये मेरा नंबर है, इस पर आप पेड नोट्स के लिए डीएम कर सकते हैं अगर आपको किसी भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट के पेड नोट्स चाहिए। और लॉ विद रिया नाम से मेरा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे चैनल है जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके बताना समझ में आया हो तो। जय हिंद, जय भारत।